हेलो बच्चों, आज की जो हमारी नई हेडिंग है वो है विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। हम एक विद्युत द्विध्रुव लेंगे, उसको विद्युत क्षेत्र में रखेंगे और उसके ऊपर कितना बल आघूर्ण लग रहा है, इस बात का हम इस टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, कुछ इसमें दो चार बेसिक पॉइंट आपको मैं समझाता हूं कि बल और बलाघूर्ण में अंतर क्या है। बल और बलाघूर्ण में क्या अंतर है? देखिए, जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो वस्तु स्थानांतरण गति करती है, मतलब आगे पीछे होती है। फॉर एग्जाम्पल्स, ये कोई वस्तु है, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लूंगा और आपको उनके अंदर ये देखना है कि किस स्थिति में बल लग रहा है और किस स्थिति में बलाघूर्ण लग रहा है। ठीक है ना। तो जब भी बल लगता है तो बल के प्रभाव में तो वस्तु गति करेगी स्थानांतरण गति। स्थानांतरण गति का मतलब है कि वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाएगी। ठीक है ना। और जब बलाघूर्ण लग रहा हो तो इसके प्रभाव में वस्तु घूर्णन गति करती है, मतलब वस्तु उसी जगह पर घूमने लग जाएगी। बल के प्रभाव में तो वस्तु स्थानांतरण गति करेगी, एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, और बलाघूर्ण के प्रभाव में वस्तु घूर्णन गति करेगी, मतलब उसी जगह पर घूमने लग जाएगी। क्लियर? अच्छा, तो कुछ मैं एग्जांपल लेके देखता हूँ। सपोज ये कोई एक वस्तु है मेरी, इस तरीके से मैंने बहुत सारी वस्तुएं ले ली हैं, ये सब वस्तुएं हैं। ठीक है, कुछ कंडीशंस देने वाला हूं मैं आपको और आपको बताना है कि बल लग रहा है कि बलाघूर्ण लग रहा है। बल का सिंबल तो रहेगा F, फोर्स, और बलाघूर्ण का सिंबल होगा टॉर्क। टॉर्क बोलते हैं, टाउ इसका प्रतीक है। ये कोई वस्तु है, इस पर आपने इधर कोई बल लगाया, कुछ भी बल, संख्या मान लेते हैं 5 न्यूटन। कितना बल है? 5 न्यूटन। सिंबल ये लग रहा है। फिर इधर से भी 5 न्यूटन और इसी जगह पर इधर से 5 न्यूटन। एक एग्जांपल ये है। फिर इधर से 5 न्यूटन और इधर से 5 न्यूटन। एक एग्जांपल ये है। फिर इधर से 5 न्यूटन और इधर से 5 न्यूटन। एक एग्जांपल ये है। फिर इधर से 10 न्यूटन और इधर से 10 न्यूटन। एक एग्जांपल ये है। इधर से 10 न्यूटन, इधर से 5 न्यूटन। एक एग्जांपल अपना ये है। इधर से 10 न्यूटन, इधर से 5 न्यूटन। एक एग्जांपल ये है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल मान सकते हैं। एक ये मान लो चलो कि इधर से भी 10 न्यूटन और इधर से भी 10 न्यूटन। ध्यान से देखना, ये बिल्कुल इस टॉपिक से हटके थोड़ा सा है, लेकिन मैं पहले बल और बलाघूर्ण क्लियर करना चाहता हूँ। एक्चुअल में बच्चे पूरी हेडिंग पढ़ लेते हैं कि द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण कितना आया, कैसे आया, पर उसके दिमाग में ये बात नहीं बैठती है कि एक्चुअल में बलाघूर्ण का मतलब क्या है, बलाघूर्ण कैसे उत्पन्न हुआ। देखिए ध्यान से, ये कहानी है कि एक वस्तु है और उस पर इस जगह पर 5 न्यूटन बल लग रहा है। प्रभावी बल है 5 न्यूटन। तो जब 5 न्यूटन बल इस जगह पर लग रहा है तो इस बल के कारण ये वस्तु आगे बढ़ेगी। भाई आप सोचिए कि किस वस्तु पर मैं 5 न्यूटन बल यहाँ से लगाऊं तो वस्तु आगे तो बढ़ेगी, गोल गोल थोड़ी घूमेगी। मतलब उस पर केवल क्या है? बल। मैंने कहा था ना, बल में स्थानांतरण गति होगी और बलाघूर्ण में घूर्णन गति होगी। मतलब इस कंडीशन में क्या लग रहा है? बल तो लग रहा है पर बलाघूर्ण नहीं लग रहा है, वस्तु घूम नहीं रही है। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन देखता हूं। इन बलों को बोलते हैं समान क्रिया रेखा। ये दोनों बल ध्यान से देखो, एक ही लाइन के ऊपर हैं। अगर मैं एक सिंपल लाइन खींचता हूं तो उसी लाइन पर ये बल आ रहा है, उसी लाइन पर ये बल आ रहा है। तो इन बलों को बोलते हैं समान क्रिया रेखा में। ये बल कैसे हैं? समान क्रिया रेखा में है। अब ध्यान से देखें भैया, इधर से 5 न्यूटन और उधर से 5 न्यूटन, दो बल समान परिमाण विपरीत दिशा में हैं, तो परिणामी बल कितना हुआ? 0। मतलब अगर इस वस्तु पर 5 न्यूटन बल यहां से लगाऊं और इसी पॉइंट पर 5 न्यूटन बल सामने से आ जाए तो ये वस्तु किधर भी गति नहीं करेगी। मतलब इस कंडीशन में बल कितना है? 0। और ना वस्तु घूमेगी तो टॉ भी कितना है? 0। मतलब ना तो इसमें बल लग रहा है और ना इसमें बलाघूर्ण लग रहा है। ध्यान से देखना, पहली कंडीशन में सिर्फ 5 न्यूटन बल एक ही दिशा में था तो परिणामी बल लग रहा था, बलाघूर्ण नहीं लग रहा था। दूसरी कंडीशन में इधर से भी 5 और उधर से भी 5, वस्तु कहीं भी गति नहीं करने वाली,
ना बल है ना बलागुण है। ध्यान से देखो, यहाँ 5 इधर और 5 इधर, दोनों बल समान परिमाण और एक ही दिशा में है ना, तो इस पर परिणामी बल कितना लगेगा? 10 न्यूटन। कितना लगेगा? 10 न्यूटन। मतलब बल तो है इसमें, पर वस्तु घूमेगी नहीं, क्योंकि वस्तु पर 5 इधर से 5 इधर से वस्तु सीधी चलती रहेगी, बस घूमने का काम ही नहीं है। इसका मतलब इसमें टॉर्क नहीं है। पहले वाले एग्जाम्पल में फोर्स है, टॉर्क नहीं है। ध्यान से देखो, फोर्स है, टॉर्क नहीं है। दूसरे वाले एग्जाम्पल में ना फोर्स है ना टॉर्क है। तीसरे वाले एग्जाम्पल में फोर्स है, टॉर्क नहीं है। चौथा एग्जाम्पल बहुत ध्यान से देखना, परिणामी बल कितना है? 5 न्यूटन इधर से और विपरीत दिशा में 5 न्यूटन, समान परिमाण के बल विपरीत दिशा में हैं, तो नेट बल तो कितना है? 0। नेट बल तो कितना है? 0। पर इस कंडीशन में वस्तु घूमेगी। कैसे घूमेगी? 5 न्यूटन बल, आप एक अपना पेन पकड़ें, साथ में करके देखें। एक उंगली से 5 बल इधर लगाना है और दूसरे से 5 इधर लगाना है, इस सिरे को पकड़ते हुए। तो देखो ये इस तरीके से, भाई आप 5 उधर लगा रहे हो ऊपर की उंगली से तो, और नीचे की उंगली से मेरी तरफ लगा रहे हो तो 5। इस प्रभाव में वस्तु घूमेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। बल नहीं है, पर क्या है? बलागुण है। बल नहीं है और क्या है? बलागुण है। इस कंडीशन को ध्यान से देखना, सेम वही कहानी है, 10 इधर और 10 इधर, तो बल नहीं है। बल कितना है? 0। परिणामी बल कितना है? 0। पर इसके अंदर टॉर्क है, ये वस्तु घूमेगी। देखो कैसे घूमेगी, वही सेम तरीका, 10 आपने उधर लगाया और 10 आपने इधर लगाया, तो वस्तु यह इस जगह पर गोल गोल घूमती रहेगी इस तरीके से। यहां देखो ध्यान से, 10 और 5 हैं, तो परिणामी बल है 10 इधर और 5 इधर, तो परिणामी बल 10 - 5 5 आएगा। तो बल तो इसके अंदर है, पर बलागुण नहीं है। क्यों? वस्तु घूमेगी थोड़ी भाई। सोचो, इस जगह पर 10 लग रहा है और इसी पॉइंट पर उधर से 5 लग रहा है, तो वस्तु गति करती रहेगी पर घूमेगी नहीं। इस कंडीशन में आप समझ गए होंगे, बल भी है और बलागुण भी है। बल भी है और बलागुण भी है। एफ भी है, परिणामी बल भी है, और टॉ भी है। कैसे? 10 न्यूटन और 5 न्यूटन का डिफरेंस कितना आएगा? 5 न्यूटन। तो वस्तु 5 न्यूटन से आगे गति करेगी, और ये बल 10 न्यूटन आपने इधर लगाया, 5 इधर लगाया, घूमेगी भी। मतलब घूमती घूमती कहाँ जाएगी? आगे। स्थानांतरण गति भी है और गुणन गति भी है, मतलब बल भी है और बलागुण भी है। और इस कंडीशन में ना बल है ना बलागुण है, ना तो एफ है और ना टॉ है। पूरी कहानी पढ़ने के बाद एक बात समझ में आई कि हो सकता है कि वस्तु पर परिणामी बल हो और टॉर्क भी हो सकता है बल ना हो टॉर्क भी ना हो सकता है बल हो टॉर्क ना हो, टॉ हो बल ना हो, कुछ भी घटना पॉसिबल है। पर पूरा पढ़ने के बाद ये बताइए कि टॉ कब लगता है। जब आप इन सबको बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बलागुण लगने के लिए न्यूनतम 2 बल चाहिए। देख लीजिए आप, कम से कम कितने बल चाहिए? 2 बल। जो दोनों बल हैं वो विपरीत दिशा में लगने चाहिए, विपरीत दिशा में लगने चाहिए दोनों बल। जब दोनों बल एक दिशा में, देखो यहां दोनों बल एक ही दिशा में है, टॉर्क नहीं है, और यहां देखो टॉर्क नहीं है, विपरीत दिशा में होनी चाहिए। और इंपॉर्टेंट बात, असमान क्रिया रेखा में होने चाहिए, असमान क्रिया रेखा में होने चाहिए। बलाघूर्ण लगने के लिए किसी वस्तु को घुमाने के लिए कम से कम कितने बल चाहिए? 2। दोनों बल अलग अलग क्रिया रेखा में होने चाहिए। देखो यहां पर एक ही क्रिया रेखा में नहीं है, यहां भी एक क्रिया रेखा में नहीं है, यहां अलग अलग क्रिया रेखा में तो है पर एक ही दिशा में है। सारी बात सेट बैठनी चाहिए। कम से कम कितने बल चाहिए? 2। मिनिमम कितने बल चाहिए आपको? 2 बल चाहिए। जो लगने वाले बल हैं वो विपरीत दिशा में होने चाहिए और अलग अलग क्रिया रेखा, मतलब अलग अलग लाइनों के ऊपर होने चाहिए। अब अगर बल बराबर हैं, दोनों बल परिमाण में कैसे हैं? बराबर, तो बल नहीं लगेगा, केवल क्या लगेगा? बलागुण। देखो इसमें बल नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है? बलागुण। और दोनों बल परिमाण में अलग अलग हुए तो बल भी लगेगा और बलागुण भी लगेगा। मतलब आपको एक बात समझ में आ गई शायद कि बलागुण लगने के लिए कम से कम 2 बल चाहिए। दोनों बल परिमाण में समान भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, इससे मतलब नहीं है, पर विपरीत दिशा और अलग अलग क्रिया रेखा में होने चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि बलागुण लगने के लिए कम से कम 2 बल चाहिए, दोनों बल विपरीत दिशा और अलग अलग क्रिया रेखा में होने चाहिए। अब हम हेडिंग की बात करते हैं इतना पढ़ने के बाद में।
विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण। देखिए विचार करिए, सबसे पहले एक विद्युत क्षेत्र मानते हैं ये लोग, ये हमारा एक विद्युत क्षेत्र है, समरूप विद्युत क्षेत्र लिया है मैंने। समरूप का मतलब पता है ना आपको, परिमाण और दिशा दोनों समान होने चाहिए। परिमाण समान होने के लिए बल रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। बीच की दूरी बराबर है, इसका मतलब परिमाण हर जगह बराबर है, और लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी स्पर्शरेखा खींच लीजिए। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था ना, समरूप विद्युत क्षेत्र और असमरूप विद्युत क्षेत्र, कि विद्युत बल रेखाओं के मध्य की दूरी विद्युत क्षेत्र के परिमाण को दर्शाती है, और विद्युत बल रेखा की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। तो ये समरूप विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। ई वेक्टर, एक विद्युत क्षेत्र लिया हमने। अब इस विद्युत क्षेत्र के अंदर आपको एक विद्युत द्विध्रुव रखना है। विद्युत द्विध्रुव, ये लो, इस टाइप में आपने एक द्विध्रुव रख दिया। विद्युत द्विध्रुव का नाम मान लिया हमने ए, और इसे मान लिया हमने बी। ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, क्लियर है। द्विध्रुव बनाने के लिए और क्या क्या चाहिए, ए पर मान लो मैंने आवेश रख दिया -q, ए पर कौन सा आवेश रख दिया -q, और बी पर रख दिया मैंने +q, और जो बीच की दूरी है वो मान ली हमने साहब 2a। क्लियर है ना। ए भी एक द्विध्रुव है, द्विध्रुव होने के लिए -q और +q आवेश है। मध्य की दूरी कितनी है 2a, और हमें इस पर क्या देखना है, बलाघूर्ण। हमें क्या देखना है इस पर, बलाघूर्ण। अब विचार करना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको हेडिंग बढ़ाई है, विद्युत बल। विद्युत बल, कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में स्थिर अवस्था में रखा हो, कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में स्थिर अवस्था में रखा हो, तो उस पर एक बल लगता है F बराबर QE। F बराबर QE। धनावेश है तो बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, और ऋणावेश है तो बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा। सोचिए, ये एक प्लस आवेश है, समरूप विद्युत क्षेत्र है तो हर जगह वैल्यू E तो है, तो ये प्लस है, इसलिए क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा इस पर, मतलब इस पर यहां बल लगेगा कितना, QE। ठीक है ना। ये ऋणावेश है, तो ऋणावेश पर तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है, तो यहां बल लगेगा कितना, QE। क्लियर है बात समझ में, कि जब हमने द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा, विचार करिए, जब हमने द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा तो इन दोनों आवेशों पर समान परिमाण का बल लग रहा है। इधर भी QE है और इधर भी QE है, तो ध्यान से देखिए भैया, परिणामी बल तो 0 हो गया। परिणामी बल कितना हो गया, 0। क्यों, कि QE और QE का परिमाण समान है दोनों बलों का, और दिशाएं विपरीत हैं। ध्यान से देखो, एक क्षेत्र की दिशा में और एक क्षेत्र की विपरीत दिशा में, तो इस द्विध्रुव पर परिणामी बल कितना है, 0। परिणामी बल कितना है, 0। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि यदि द्विध्रुव को समरूप क्षेत्र में रखा जाए, समरूप में, अगर विद्युत क्षेत्र असमरूप होता, यहां वैल्यू कुछ और होती और यहां वैल्यू कुछ और होती। मान लीजिए यहां वैल्यू है E1 और यहां वैल्यू है E2, तो यहां बल लगता QE1 और यहां बल लगता QE2। फिर दोनों बलों के परिमाण अलग अलग होते तो कोई ना कोई परिणामी बल भी लगता। पहला क्वेश्चन, जब द्विध्रुव को समरूप क्षेत्र में रखा जाता है, जब द्विध्रुव को, मैं लिख देता हूं इस बात को, कि जब हमने कोई द्विध्रुव समरूप क्षेत्र में रखा, समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा, तो परिणामी बल कितना होता है, 0। याद रखिएगा, जब द्विध्रुव को हम समरूप विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो परिणामी बल कितना आता है, 0। और अगर क्षेत्र असमरूप होता, अगर क्षेत्र असमरूप होता तो इस पर कोई ना कोई बल जरूर लग रहा होता। क्लियर है बात, समझ में आई यहां तक है। अच्छा, आगे देखिए, बल तो इस पर कितना हुआ, 0, पर क्या बलाघूर्ण लग सकता है। बलाघूर्ण के लिए मैंने कौन कौन सी कंडीशन बताई, न्यूनतम 2 बल चाहिए, तो 2 बल हैं। दोनों बल विपरीत दिशा में चाहिए, तो देखो भैया, एक इधर है और एक इधर है, विपरीत दिशा में है। और दोनों बल अलग अलग क्रिया रेखा में होने चाहिए, बिल्कुल। अगर यहां लाइन खींचता हूं तो देखो ये बल छूट जाएगा, और यहां लाइन खींचता हूं तो ये बल छूट जाएगा। लगने वाले दोनों बल विपरीत दिशा और अलग अलग क्रिया रेखा में, इसलिए किसका निर्माण होता है, बलाघूर्ण का निर्माण होता है। थ्योरेटिकल बात है, समझ में आ जानी चाहिए आपको। मैं बोल के दिखाता हूं कि जब द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो धनावेश पर क्षेत्र की दिशा में
और ऋणावेश पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्यू परिमाण का बल लगता है। लगने वाले बल समान परिमाण और विपरीत दिशा में है, इसलिए परिणामी बल कितना हो जाएगा 0, और अलग अलग क्रिया रेखा में है, इसलिए किसका निर्माण होगा बलाघूर्ण का। क्लियर है यहां तक? और बलाघूर्ण कितना लगेगा वो ध्यान से देखना। मैं इस डायग्राम को दोबारा बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ये वाला द्विध्रुव मैंने बाहर निकाल लिया, इसका नाम दिया मैंने A, इसका नाम दिया मैंने B, और ये दूरी है 2a। एक बल तो लग रहा है आपका इधर QE, और एक बल लग रहा है आपका विपरीत दिशा में QE। क्लियर है? अच्छा जी, बलाघूर्ण का सूत्र होता है टॉ। पहले हिंदी में लिखता हूं, चलो एक बार, कि बलाघूर्ण बराबर होता है बल गुणा बलों के मध्य की न्यूनतम या फिर इसको आप लंबवत कह सकते हो दूरी। बलाघूर्ण का सूत्र है ये, बल गुणा बलों के मध्य की न्यूनतम या लंबवत दूरी। बल गुणा बलों के मध्य की न्यूनतम या लंबवत दूरी। अच्छा जी, तो बलाघूर्ण का स्थान तो टॉ ले लेगा। बल कितना है? यहां भी QE परिमाण का बल है और यहां भी QE परिमाण का बल है। ये परिणामी बल नहीं है, ये किसी भी एक आवेश पर लगने वाला बल। तो किसी भी का परिमाण ले लीजिए, QE आ जाएगा। अब रही बात लंबवत दूरी की। लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, लंबवत दूरी का मतलब लंब डालना है आपको, तो आप किसी एक बल को पीछे बढ़ाओ, ये लो, और यहां से एक लंब डाल लो, इससे O मान लो इसको। तो ये OB है, OB वो हो जाएगी लंबवत दूरी। क्या किया मैंने? आप चाहो तो इस बल को पीछे बढ़ा करके यहां से लंब डाल सकते हो, त्रिभुज उल्टा बन जाएगा। किसी भी एक बल को पीछे बढ़ाया, लंबवत दूरी देखनी है आपको। ये दो बल हैं, तो इनके बीच की लंबवत दूरी यही तो होगी। तो इसे देखने के लिए मैंने इसको पीछे बढ़ाया और ऊपर से डाल दिया लंब। अच्छा, ये जो द्विध्रुव रखा हुआ है, ये थीटा कोण पर रखा हुआ है। कितने कोण पर? थीटा कोण पर। तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा आपका? थीटा। अब आपको लंबवत दूरी है OB, लंबवत दूरी कौन सी है? OB। तो आपको OB निकालनी है। अब क्या निकालनी है? OB। ध्यान से देखिए, आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज। कौन सा? AOB, समकोण त्रिभुज AOB। अच्छा, ये कोण है तो ये तो हो जाएगा लंब, समकोण है ये हो जाएगा कर्ण। कर्ण पता है 2a और लंब चाहिए, तो लाल बटे कक्का। एक तो मुझे चाहिए लंब और एक मुझे चाहिए कर्ण। तो लंब और कर्ण में तो साइन थीटा होता है, इसलिए इस त्रिभुज में मैंने क्या लगा दिया? साइन थीटा। तो वह साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। कोण के सामने लंब तो हो गया OB और समकोण के सामने कर्ण हो गया 2a। तो यहां से जो OB निकल के आया वो निकल के आया 2a साइन थीटा। क्या निकल के आया? 2a साइन थीटा। तो 2a साइन थीटा जो मान आया है OB का, इसे आप पुट कर दीजिए। तो जो टॉ निकल के आएगा, टॉ वो निकल के आएगा QE, और OB की जगह 2a साइन थीटा। पर आप जानते हो कि Q गुना 2a तो P होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो टॉ का जो फॉर्मूला है वो आया है PE साइन थीटा। बात ये निकल के आई, अगर एक विद्युत द्विध्रुव समरूप क्षेत्र में रखा जाए, विद्युत द्विध्रुव समरूप क्षेत्र में रखा जाए, तो उस पर परिणामी बल तो कितना आता है? 0। परिणामी बल तो कितना आता है? 0। और बलाघूर्ण लगता है PE साइन थीटा। P क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E विद्युत क्षेत्र, और थीटा है P और E के बीच का कोण। सदिश रूप लिखना है आपको इसका टॉ वेक्टर का, तो ये बन जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। क्लियर कहानी यहां तक? कुछ कंडीशंस भी लिख सकते हो आप इसमें। अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो टॉ कितना होगा देखना। तो टॉ हो जाएगा, थीटा का मान 0 जमा के देख लो इसमें,
पीई साइन 0, और साइन 0 कितना होता है 0, तो टॉ बराबर आएगा 0। अगर थीटा का मान 0 हो तो टॉ बराबर कितना आता है 0, और इसे बोलते हैं स्थायी साम्यावस्था। क्या बोलते हैं इसको? स्थायी साम्यावस्था। अच्छा, इसको स्थायी साम्यावस्था क्यों कहते हैं, इसका आपको जवाब मिलेगा जब हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे होंगे कि स्थायी साम्यावस्था और अस्थायी साम्यावस्था का क्या मतलब है। ठीक है ना? टॉ बराबर 0 है तो बला गुण 0 होगा, स्थायी साम्यावस्था बोलेंगे इसको। दूसरी कंडीशन, अगर हम थीटा बराबर 180 ले लें, 180 डिग्री ले लें, तो टॉ कितना निकल के आएगा? पी साइन 180, तो भी टॉ 0 आएगा। इसे बोलते हैं अस्थायी साम्यावस्था। आज के लिए आप सीधा याद रखोगे ना। और अगर हम थीटा बराबर 90 डिग्री ले लें तो टॉ निकल के आएगा पीई साइन 90, यानी कि टॉ बराबर पीई मैक्सिमम, अधिकतम बलाग हो, अधिकतम बलाग हो। क्लियर है कहानी यहां तक? तो ये हमारी हेडिंग थी कि जब हम द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर कितना बल लगता है और कितना उस पर बलाघूर्ण लगता है। क्लियर है यहां तक कहानी? जल्दी से चलो नोट करो आप इसको फटाफट। मैं बोलता हूं उस तरीके से आपको लिखना है। हेडिंग लिखिए, विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण, विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ठीक है, लिखो, नीचे नोट करो। देखो, माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसे समरूप विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है। माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसे समरूप विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है। हमें द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण का मान ज्ञात करना है। हमें द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण का मान ज्ञात करना है। माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसे समरूप विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है। हमें द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। क्लियर है? ये वाला डायग्राम बनाइए, स्क्रीन पॉज कर लें, विद्युत क्षेत्र बनाएं, द्विध्रुव बनाएं, जैसे मैंने बनाया उस तरीके से ये वाला डायग्राम बनाना है। ठीक है, इसके बाद लिखिए, स्क्रीन पॉज करके लिख लिया करना आप, है ना। इसके बाद लिखिए आप कि जब विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जब विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जब विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में, जब विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, जब द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में QE, ये वाला QE परिमाण का बल लगता है। जब विद्युत क्षेत्र को विद्युत द्विध्रुव में रखा जाता है तो धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में QE परिमाण का बल लगता है। QE परिमाण का बल लगता है।
चूंकि लगने वाले बल समान परिमाण कौमा विपरीत दिशा में है, लगने वाले बल समान परिमाण और विपरीत दिशा में है, अतः द्विध्रुव पर परिणामी बल 0 होगा। लगने वाले बल समान परिमाण और विपरीत दिशा में है, अतः द्विध्रुव पर परिणामी बल 0 होगा। लगने वाले बल समान परिमाण और विपरीत दिशा में है, अतः द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल 0 होगा। परंतु अलग अलग क्रिया रेखा में होने के कारण, भाई अलग अलग लाइनों के ऊपर है ना, परंतु अलग अलग क्रिया रेखा में होने के कारण जो लगने वाले बल हैं वो समान परिमाण के हैं, विपरीत दिशा में हैं, तो परिणामी बल तो 0 है, परंतु अलग अलग क्रिया रेखा में होने के कारण बलाघूर्ण का निर्माण करते हैं, बलाघूर्ण का निर्माण करते हैं। भाइयों ये तो जवाब हुआ। कोई आपसे ये पूछे कि जब द्विध्रुव को हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल या बलाघूर्ण क्या लगता है और क्यों लगता है, तो आपका आंसर होगा कि जब द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो परिणामी बल कितना है उस पर 0, परिणामी बल तो कितना है 0, और अलग अलग क्रिया रेखा में होने के कारण बलाघूर्ण का निर्माण होता है। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे अलग से, स्क्रीन पॉज करके ये वाला डायग्राम बना लें और नीचे इसको लिखें पूरा जल्दी से। यहां से बोलता हूं फटाफट, बलाघूर्ण बराबर बल गुणा बलों के मध्य की न्यूनतम या लंबवत दूरी। बलाघूर्ण बराबर बल गुणा बलों के मध्य की न्यूनतम दूरी। बलाघूर्ण बराबर बल गुणा बलों के मध्य की न्यूनतम या लंबवत दूरी। नीचे लिखिएगा टॉ बराबर, बल तो ले लिया मैंने क्यूई और लंबवत दूरी मैंने ले ली ओबी, तो टॉ बराबर क्यूई गुना ओबी। अब चूंकि मुझे ओबी का मान निकालना है तो समकोण त्रिभुज एओबी में लगा दिया साइन थीटा। साइन क्यों लगाया पता है ना, कर्ण की वैल्यू पता है, लंब निकालनी है, लंब और कर्ण में साइन संबंध है, तो भैया समकोण त्रिभुज एओबी में साइन थीटा लगाया, जो आया OB बटा 2A। जल्दी से लिखो, OB निकाल लिया 2A साइन थीटा और OB का मान जमा दिया, टॉ बराबर QE 2A साइन थीटा। Q गुना 2A कितना आएगा P, तो टॉ बराबर आ गया PE साइन थीटा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अच्छे से याद कर लेना। द्विध्रुव पर बला समरूप क्षेत्र में बल तो आता है 0 और बलाघूर्ण आता है टॉ बराबर PE साइन थीटा। फटाफट तीनों कंडीशन लिख दें। देखो स्थिति 1, पहली स्थिति कंडीशन नंबर 1, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो। अच्छा, थीटा बराबर 0 हो इसका मतलब है P वेक्टर और E वेक्टर एक ही दिशा में हो। P वेक्टर की दिशा तो होती है ऋणावेश से धनावेश। अगर इसका डायग्राम बनाऊं मैं, देखो ध्यान से पहले वाले कंडीशन का, तो इसमें द्विध्रुव कैसे रखा होगा। ये तो हो गया भैया आपका विद्युत क्षेत्र AB, यहां -Q और यहां +Q, तो -Q से +Q इधर आ गया। ये कंडीशन है पहली कि जब P वेक्टर और E वेक्टर एक ही दिशा में हो, थीटा बराबर 0 तो टॉ बराबर PE साइन 0, टॉ बराबर 0, इसे बोलते हैं स्थायी साम्यावस्था। इसको स्थायी साम्यावस्था क्यों नाम दिया गया है, इसकी चर्चा हम चैप्टर नंबर 3 में जब विद्युत द्विध्रुव की ऊर्जा पढ़ रहे होंगे तब करेंगे भाई, ठीक है ना। ऐसे दूसरी स्थिति थीटा बराबर 180 डिग्री, अर्थात P वेक्टर और E वेक्टर विपरीत दिशा में हो। थीटा बराबर 180 डिग्री अर्थात P वेक्टर और E वेक्टर विपरीत दिशा में हो, तो भी टॉ बराबर कितना आएगा 0,
इसे कहेंगे हम अस्थायी साम्यावस्था, अस्थायी साम्यावस्था। और तीसरी स्थिति थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो टॉ बराबर पीई साइन 90, तो टॉ बराबर आ जाएगा पीई। ये है अधिकतम बलाघूर्ण, अधिकतम बलाघूर्ण। क्लियर है कहानी यहां तक? ठीक है भाई, एक आप नोट लगाओ, नीचे एक नोट लगाएं और नोट में लिखें कि यदि, नोट में लिखिए यदि विद्युत द्विध्रुव, यदि विद्युत द्विध्रुव, यदि विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा हो, यदि विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा हो तो उस पर केवल बलाघूर्ण लगता है, परिणामी बल शून्य होता है। यदि विद्युत द्विध्रुव समरूप क्षेत्र में रखा हो तो उस पर केवल बलाघूर्ण लगता है, केवल बलाघूर्ण लगता है, परिणामी बल शून्य होता है, केवल बलाघूर्ण लगता है, परिणामी बल शून्य होता है। परंतु असमरूप क्षेत्र में, परंतु असमरूप क्षेत्र में उस पर बल और बलाघूर्ण, असमरूप क्षेत्र में उस पर बल एवं बलाघूर्ण दोनों क्रियाशील होते हैं। बल और बलाघूर्ण दोनों क्रियाशील होते हैं। बल और बलाघूर्ण दोनों क्रियाशील होते हैं। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग है, ये चैप्टर है विद्युत वल रेखा, या वल ना बोल करके क्षेत्र भी बोल सकते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा। ध्यान से देखिए, डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन में आ जाती है एक नंबर में इसके कि विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। बात एक ही है, विद्युत क्षेत्र को दर्शाने वाली रेखा या विद्युत बल को दर्शाने वाली रेखा, बात एक ही है। कैसे बोलो आप ध्यान से देखें। ऐसे समझिए आप कि कोई Q आवेश स्थिर अवस्था में है, कोई Q आवेश स्थिर अवस्था में है, तो जब आवेश स्थिर अवस्था में है तो वो अपने चारों ओर निर्माण करेगा विद्युत क्षेत्र का। भाई चैप्टर मैंने इसी से स्टार्ट किया था, विद्युत क्षेत्र पढ़ाया मैंने आपको एक लेक्चर में, तो वहां मैंने ये बताया कि स्थिर आवेश अपने चारों ओर एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण करता है जिसमें परीक्षण आवेश बल महसूस करेगा। मतलब इसमें क्या, आप कोई परीक्षण आवेश लेके आओगे तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, उसे क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। क्लियर? तो एक स्थिर अवस्था में आवेश है और वो अपने चारों ओर क्या बना रहा है? विद्युत क्षेत्र। ठीक है। अब आप इसमें किसी परीक्षण आवेश को लेके आए, परीक्षण धनावेश। क्या लेके आए आप इसमें? परीक्षण धनावेश। तो भैया आप देखो, मान लीजिए कि आपका यह आवेश प्लस का है और जिस परीक्षण आवेश को लेके आए हो Q नॉट को, वो तो प्लस का रहेगा ही, हमेशा हमेशा प्लस का रहेगा। तो इस प्लस के कारण इस प्लस पर क्या इस दिशा में बल लगने वाला है? प्रतिकर्षण बल धक्का देगा ना इस पर, तो इधर चला जाएगा। तो ये लाइन ही विद्युत क्षेत्र रेखा है। अगर मैं
ये नेगेटिव आवेश होता आपका, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 मिनट के लिए, तो क्या ये प्लस को अपनी ओर खींचता? तो ये लाइन ही विद्युत क्षेत्र रेखा है या विद्युत बल रेखा है। विद्युत बल रेखा की परिभाषा है कि विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र के बाहर, तो अगर मान लीजिए परीक्षण आवेश यहां रखा हो, तो क्या इस पर, इसके कारण कोई बल लग सकता है क्या? ना। परीक्षण आवेश पर बल केवल कहां लगेगा? विद्युत क्षेत्र में। तो विद्युत क्षेत्र रेखा की बात उसी जगह की जाएगी जहां क्या होगा? विद्युत क्षेत्र। परिभाषा है विद्युत क्षेत्र में वो पथ, लाइन कह दो, पथ ठीक रहेगा। विद्युत क्षेत्र में वह पथ जिस पर परीक्षण धनावेश गति करने का प्रयास करे। विद्युत क्षेत्र में वह पथ जिस पर परीक्षण धनावेश गति करने का प्रयास करे, क्या कहलाता है? विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा। मैं नोट करता हूं, देखना, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा इसमें ना। तो विद्युत क्षेत्र रेखा की डेफिनेशन क्या है? विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पथ जिस पर स्वतंत्र धनावेश गति करने का प्रयास करे। ध्यान समझिए कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक पथ है, काल्पनिक पथ है जो खींचा जाता है विद्युत क्षेत्र में, और कहां? जहां धनावेश गति करने का प्रयास करे। थोड़ा सा याद कर लेना भाई ना, उसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा। ये तो हमारी पहले हेडिंग रहेगी। उसके बाद पढ़ेंगे इसके गुणधर्म, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। तो कई गुणधर्म है इसके। पहला गुणधर्म मान लीजिए कि ये काल्पनिक है, परिभाषा नाम आया है ना, कैसी होती है भैया? ये काल्पनिक। नंबर 2, इन्हें आप किसी भी दिशा में खींच सकते हो भाई, जिधर आप आवेश को लेके आओगे। मान लीजिए कि ये विद्युत क्षेत्र है, ये आपका स्थिरावेश है, यहां की नोट लेके आया तो इधर खिंच जाएगी, यहां की नोट लेके आया तो इधर हो जाएगी, यहां की नोट लेके आया तो इधर हो जाएगी। किसी भी दिशा में खींच सकते हो। पहला पॉइंट था काल्पनिक होती है, दिखा दूंगा मैं एक साथ। दूसरा पॉइंट है कहीं भी खींच सकते हैं, हल्के हल्के पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3, ये खुले पथ में संपन्न होती है। खुले पथ में संपन्न क्यों? ध्यान से देखना, आप आने वाले चैप्टरों में चुंबकीय बल रेखाएं भी पढ़ोगे, ध्यान रखना भाई। और आपने पढ़ी भी होगी 10th क्लास में आता है, तो वहां पढ़ा होगा आपने कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद पथ में संपन्न होती हैं या वो बंद पथ बनाती हैं। उसकी चर्चा हम उस टाइम करेंगे। फिलहाल बात करते हैं इसकी, ये खुले पथ में संपन्न क्यों होती हैं। मान लीजिए कि आपका स्थिरावेश धनावेश है और अब आप परीक्षण आवेश को लेकर आए, तो वो धक्का देगा। ये तो मतलब परीक्षण आवेश के लिए बल रेखाएं ऐसी होंगी, धनावेश के लिए बल रेखाएं धनावेश से निकल के कहां जाएंगे? अनंत में। और अगर ये ऋणावेश होता, क्योंकि परीक्षण तो हमेशा पॉजिटिव है, उसे अपनी ओर खींचेगा, तो बल रेखाएं ऐसी आती। हाँ या ना? प्रकृति में थोड़ी चर्चा कर लेता हूं, बल्कि आप थोड़ा दिमाग लगाना। मान लीजिए कि ऐसा होता कि प्लस क्यू है, उसकी जस्ट बगल में माइनस क्यू का होना अनिवार्य है। यदि आवेश युग्म में पाया जाता, ऐसा है नहीं है, अकेला प्लस भी संभव है और अकेला माइनस भी संभव हो सकता है। बाई चांस अगर आवेश युग्म में होती तो कहानी क्या होती कि प्लस से तो बल रेखा निकलती और माइनस से क्या कर जाती? प्रवेश। अब जो पथ बन रहा है वो कैसा बनता? बंद पथ। अगर आवेश युग्म में मिलते, अकेला आवेश ना मिलता, तो विद्युत बल रेखाएं कैसा पथ बनाती? बंद पथ। पर प्रकृति में अकेला आवेश मिल सकता है, इसीलिए ये खुले पथ में संपन्न होती है। और अगर बात करूं चुंबकीय बल रेखाओं की, तो पढ़ा होगा आपने कि चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में मिलते हैं। एस पोल के बगल में एन पोल का होना अनिवार्य है, इसलिए वो बंद पथ बनाती हैं। इसकी चर्चा हम चैप्टर नंबर 8 में भी करेंगे आगे चल करके।
फिलहाल के लिए इतना ही पर्याप्त है। पहला पॉइंट था कि ये काल्पनिक होती हैं, दूसरा पॉइंट है इन्हें आप किसी भी दिशा में खींच सकते हो, तीसरा पॉइंट है कि ये खुले पथ में संपन्न होती हैं, ये बल रेखाएं खुले पथ में संपन्न होती हैं। ठीक है ना, ऐसा करो, ठीक है ना भाई। तो ये काल्पनिक होती हैं, इन्हें कहीं भी खींच सकते हो, और ये कैसा पथ बनाती हैं? खुला पथ। कोई पूछे क्यों, तो इसका रीजन दे देना, क्योंकि अकेला आवेश मिल सकता है, प्रकृति में अकेला आवेश मिल सकता है। ठीक है ना। चौथा पॉइंट है कि जो धनावेश है, दो प्रकार के आवेश हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो जो धनावेश है ना, इसके लिए तो बल रेखाएं आवेश से निकलकर अनंत की ओर जाती हैं, ये वाला डायग्राम, और ऋणावेश के लिए बल रेखाएं अनंत से ऋणावेश में प्रवेश कर जाती हैं। क्लियर? ये 4 पॉइंट लिखिए आप पहले, तो हेडिंग डालें आप विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा। हेडिंग लिखिएगा विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा, और इसमें लिखो विद्युत क्षेत्र में खींचा गया, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पथ, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पथ, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पथ जिस पर, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पथ जिस पर स्वतंत्र धनावेश गति करने का प्रयास करे। विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पथ जिस पर स्वतंत्र धनावेश गति करने का प्रयास करे। विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पथ जिस पर स्वतंत्र धनावेश गति करने का प्रयास करे विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। क्लियर एकदम? गुणधर्म, हेडिंग लिखें गुणधर्म, और गुणधर्म में नंबर 1 लिखिए। पहला गुणधर्म लिखिए, देखो ये काल्पनिक होती हैं। ये कैसी होती हैं? काल्पनिक होती हैं। दूसरा पॉइंट लिख लो, ये सतत होती हैं। एक और ऐड कर लो, चलो, सतत होती हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिख लो, इन्हें किसी भी दिशा में खींचा जा सकता है, इन्हें किसी भी दिशा में खींचा जा सकता है। पहला पॉइंट है ये काल्पनिक होती हैं, दूसरा पॉइंट है ये सतत होती हैं, तीसरा पॉइंट है इन्हें किसी भी दिशा में खींचा जा सकता है, चौथा पॉइंट है खुले पथ में संपन्न होती हैं। ये खुले पथ में संपन्न होती हैं। कोई पूछे क्यों, तो आंसर होगा क्योंकि अकेला आवेश प्रकृति में मौजूद है, इसलिए ये खुले पथ में संपन्न होती हैं। चौथा पॉइंट लिखिए, धनावेश के लिए, पॉइंट नंबर 4 लिखें, धनावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं, धनावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर अनंत की ओर जाती हैं। धनावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर अनंत की ओर जाती हैं। धनावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर अनंत की ओर जाती हैं, तथा ऋणावेश के लिए अनंत से ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। धनावेश के लिए बल रेखाएं धनावेश से निकलकर अनंत की ओर जाती हैं, तथा ऋणावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं अनंत से ऋणावेश में प्रवेश करती हैं।
ठीक है ना। डायग्राम बना लो, इसके नीचे लिखना कि यदि Q ग्रेटर देन 0 है तो बल रेखाएं ऐसी बनेंगी। Q ग्रेटर देन 0 का मतलब है 0 से बड़ा है, मतलब प्लस का, और जब आप इस प्लस का है तो बल रेखाएं बाहर निकलेंगी। और इसमें लिख लेना कि यदि Q लेस देन 0 हो, जल्दी डायग्राम बनाइए। ठीक है, इसके बाद देखें आप कितने पॉइंट हो गए हमारे, 4। हेडिंग पढ़ रहे थे हम, विद्युत बल रेखा। तो विद्युत बल रेखा की परिभाषा थी कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पथ जिस पर स्वतंत्र धनावेश गति करने का प्रयास करे, विद्युत बल रेखा कहलाता है। गुणधर्म थे, पहला कैसी होती हैं, काल्पनिक सतत होती हैं, किसी भी दिशा में इनको खींचा जा सकता है, खुले पथ में ये संपन्न होती हैं, धनावेश के लिए धनावेश से निकलकर अनंत की ओर जाती हैं, और ऋणावेश के लिए अनंत से ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, मैं आपको पढ़ा चुका हूं गुणधर्मों में, 5वां पॉइंट है, ध्यान से देखना कि जो विद्युत क्षेत्र रेखा हैं इनके बीच की दूरी, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं इनके बीच की दूरी विद्युत क्षेत्र के परिमाण को दर्शाती है। ध्यान से देखना कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी विद्युत क्षेत्र के परिमाण को दर्शाती है। ध्यान से देखना कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी क्या दर्शाती है, परिमाण को। जहां बल रेखाएं पास पास हों, नजदीक नजदीक, पास पास का मतलब सघन, सघन का मतलब गहरी, मतलब ज्यादा हो, जहां बल रेखाएं पास पास हों वहां तो विद्युत क्षेत्र का मान कैसा होगा, ज्यादा। और जहां बल रेखाएं दूर दूर हों, विरल हों, कम हों, वहां ई क्या होगा, कम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिए। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी, यह बात आपको मैंने समरूप असमरूप विद्युत क्षेत्र में सुनाई थी कि विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी विद्युत क्षेत्र के परिमाण को दर्शाती है। अब जैसा कि इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, ए पर गैप मतलब बल रेखाएं पास पास है और बी पर कैसी है, दूर दूर। इसका मतलब यह क्षेत्र समरूप तो नहीं है। समरूप होता तो जितना गैप ऊपर है उतना ही गैप नीचे होना चाहिए था, पर आप देख पा रहे हो कि ए पर तो बल रेखाएं पास पास हैं और बी पर बल रेखाएं दूर दूर हैं। तो जिस जगह पर बल रेखाएं सघन हों, गहरी हों, नजदीक हों, पास पास हों, वहां पर ई क्या होता है, ज्यादा। और जहां विरल हों, दूर दूर हों, वहां क्या होता है, कम। मतलब इस चित्र में आप कह सकते हो कि ए पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा है और बी पर विद्युत क्षेत्र कम है। कहानी समझ में आई ना। नोट करो जल्दी से पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में लिखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी विद्युत क्षेत्र के परिमाण को दर्शाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी विद्युत क्षेत्र के परिमाण को दर्शाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी विद्युत क्षेत्र के परिमाण को दर्शाती है। जिन स्थानों पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास हों,
जिन स्थानों पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास, चाहो तो ब्रैकेट लिख देना सघन, जिन स्थानों पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास हों वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक, जिन स्थानों पर विद्युत बल रेखाएं पास पास हों वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक ज्यादा, तथा उल्टा लिख दो, जिन स्थानों पर विद्युत बल रेखाएं दूर दूर हों, जिन स्थानों पर विद्युत बल रेखाएं दूर दूर हों वहां विद्युत क्षेत्र का मान कम होता है, वहां विद्युत क्षेत्र का मान कम होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट अच्छा पॉइंट है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी विद्युत क्षेत्र के परिमाण को दर्शाती है। जिन स्थानों पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास हों वहां विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा, और जिन स्थानों पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हों वहां विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा। ये डायग्राम बना करके ये लिख दीजिए, आप समझ जाओगे इससे। ये वाला डायग्राम बनाएं और ये वाला लिख दें कि ए पर क्षेत्र ज्यादा है बजाय बी के। क्लियर है पॉइंट नंबर 5? सबको समझ में आ गया ना भाई कि विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी विद्युत क्षेत्र के परिमाण को दर्शाएगी। जहां बल रेखाएं पास पास होंगी वहां परिमाण ज्यादा होगा, और जहां बल रेखाएं दूर दूर होंगी वहां परिमाण कम होगा। अच्छी बात है। दिशा की बात कैसे करें? विद्युत क्षेत्र की दिशा पता कैसे चलेगी? मैंने आपको कहा था कि जिस बिंदु पर दिशा देखनी है, जिस पॉइंट पर आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी है उस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचनी होगी। तो अगर किसी बिंदु पर दिशा देखनी है तो वहां क्या खींच दीजिए? स्पर्श रेखा। तो जो स्पर्श रेखा की दिशा है वही विद्युत क्षेत्र की भी दिशा है। फॉर एग्जाम्पल्स कि ये हमारी कोई विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये हमारी कोई विद्युत क्षेत्र रेखा है। हमें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा जाननी है। मैं लिख दूं, इसका नाम है विद्युत क्षेत्र रेखा। अब भैया यह जगह पे हमें देखनी है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां है। तो जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी है उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए। यहां स्पर्श रेखा मेरे हिसाब से तो ऐसे खींचेगी, इसका मतलब इस पॉइंट ए पर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, ई वेक्टर इस दिशा में। कोई कहे नहीं साहब हमें तो यह बिंदु बी पे दिशा बताओ, क्या बिंदु बी पे दिशा कहां है? तो ऐसा करो भाई, या पे स्पर्श रेखा खींच दो, यूं क्यों है भाई? कोई कहे ना साहब सी पे देखनी है कि सी पे दिशा कहां है, तो भैया सी पे स्पर्श रेखा खींच दे, यूं क्यों है? ना समझ में आई क्या ना आई? कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। मैं कहूँ यहां दिशा कहां है बताइए साहब, तो यह जगह पर खींच स्पर्श रेखा क्यों है? किसी बिंदु पर, जिस बिंदु पर आपको दिशा निकालनी है उस बिंदु पर क्या खींच दीजिए आप? स्पर्श रेखा। तो नोट करो इस पॉइंट को कि विद्युत क्षेत्र रेखा के, विद्युत क्षेत्र रेखा के, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत क्षेत्र की खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। यह वाला डायग्राम बनाओ, स्क्रीन पॉज करके जल्दी से।
ठीक है जी। पॉइंट नंबर 7, यह आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि दो विद्युत बल रेखा या क्षेत्र रेखा, बात तो ये कही है ना, परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती। अगर हम दो विद्युत रेखा बनाएं तो आपस में कभी काटती नहीं है, पढ़ा है ना आपने। जैसे एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये हो गई, देखो ऐसी हेडिंग आपको मैंने 11th क्लास में पढ़ाई है द्रव में, तरल, याद है, धारा रेखीय प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह। तरल का प्रवाह दो प्रकार से बताया था आपको मैंने, एक तो धारा रेखीय और एक विक्षुब्ध। तो धारा रेखीय में मैंने ये सारी बातें बताई हैं आपको, बिल्कुल वही पॉइंट है सेम, मैंने आपको वहां पे कहा था कि दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती। जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं आपस में काटती नहीं है। क्यों? ये क्वेश्चन बन जाए, अच्छा क्वेश्चन है कि विद्युत बल रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती या आपस में काटती क्यों नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि विद्युत बल रेखाएं काट रही हैं भैया, एक बल रेखा ये रही और एक बल रेखा ये रही और या बिंदु पर काट रही हैं, तो दिमाग लगाओ, इस बल रेखा के हिसाब से स्पर्श रेखा इधर हो जाएगी और इस बल रेखा के हिसाब से स्पर्श रेखा इधर हो जाएगी, अलग अलग इसी पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर। यह बल रेखा कह रही है कि विद्युत क्षेत्र न्यू क्यों है और ई बल रेखा कह रही है कि विद्युत क्षेत्र न्यू क्यों है, और एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं पॉसिबल नहीं है। परिणामी दिशा तो एक ही होगी ना, परिणामी दिशाएं दो थोड़ी हो सकती हैं। तो चूंकि एक ही बिंदु पर दो दिशाएं पॉसिबल नहीं है, इसलिए बल रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो पॉइंट लिखिए आप, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 में लिखें आप, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। विद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, मतलब काटती ना है। विद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं क्योंकि प्रतिच्छेदी बिंदु पर, मतलब अगर वो काटेंगी बाई चांस, क्योंकि प्रतिच्छेदी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं बन जाती हैं। विद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं क्योंकि प्रतिच्छेदी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं बन जाती हैं जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। विद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं क्योंकि प्रतिच्छेदी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं बन जाती हैं जो कि संभव नहीं है। क्लियर? पॉइंट नंबर 8 लिखो, विद्युत बल रेखाएं हमेशा चालकों के लंबवत होती हैं। लिख लें आप, इसका एक्सप्लेनेशन चैप्टर नंबर 3 में देंगे भाई। विद्युत बल रेखाएं हमेशा चालकों के लंबवत होती हैं। विद्युत बल रेखाएं हमेशा, कौन सा पॉइंट, शायद 8वां पॉइंट है, चालकों कैसी होती हैं? लंबवत। जैसे कि ये कोई चालक गोला है मान लो, तो जो विद्युत बल रेखा होगी ना वो चालक सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी ऐसे, चाहे उसे मुड़ना पड़ जाए। ये आई तो ये मुड़ करके, ये सही तरीका है बनाने का, 90 डिग्री का कोण बनाएगी ना ऐसे। विद्युत बल रेखाएं हमेशा चालकों के कैसी होती हैं? लंबवत। क्यों लंबवत होती हैं? इसका जवाब आपको चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा। ये वाला डायग्राम बना लिया फटाफट। विद्युत बल रेखाएं हमेशा चालकों के लंबवत होती हैं। विद्युत बल रेखाएं हमेशा चालकों के लंबवत होती हैं। 8वां पॉइंट, ठीक है जी। 9वां पॉइंट सुनिए, अगर मान लीजिए विजातीय आवेश है, एक धनावेश है और उसके पास में रखा हुआ है ऋणावेश। अब विजातीय आवेश में बल रेखाएं खींचनी है, तो आपको पता है कि बल रेखा धनावेश से तो निकलती है और ऋणावेश में प्रवेश करती है। तो बल रेखा धनावेश से निकलकर कहां प्रवेश कर जाएगी? ऋणावेश में। तो
तो जो विजातीय आवेश हैं, तो लिखो इसमें विजातीय आवेशों के मध्य, विजातीय आवेशों के मध्य, विजातीय आवेशों के मध्य विद्युत बल रेखाएं, विजातीय आवेशों के मध्य विद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी, बिल्कुल मतलब जुड़ी हुई एक टाइप में, विजातीय आवेशों के मध्य विद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान होती हैं। विजातीय आवेशों के मध्य विद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान होती हैं, लचकदार डोरी के समान होती हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि विजातीय आवेशों में आकर्षण प्रकृति का बल लगता है। विजातीय आवेशों के मध्य विद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान होती हैं। विजातीय आवेशों के मध्य विद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान होती हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि विजातीय आवेशों में आकर्षण प्रकृति का बल लगता है, जिससे स्पष्ट होता है कि विजातीय आवेशों में आकर्षण प्रकृति का बल लगता है। यह डायग्राम बनाना है स्क्रीन पॉज करके, ठीक है। और एक बात और, अगर सजातीय आवेश हैं, ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो बल रेखाएं कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। प्लस से निकलेंगे और इस प्लस से निकलेंगे तो टकरा जाएंगे ना, यहाँ तो मतलब विद्युत बल रेखा ऐसी हो जाएंगी, देखो इस तरीके से बल रेखाएं होंगी सजातीय आवेशों के बीच में। मतलब सजातीय आवेशों के बीच में एक ऐसा बिंदु प्राप्त होगा जहां एक भी बल रेखा नहीं होगी। देखो यहां तो बल रेखाएं हैं, हर जगह बल रेखाएं हैं यहां तो, क्योंकि तो अट्रैक्ट कर रही हैं आपस में, पर यहां प्लस से निकल के प्लस में थोड़ी जाएगी। तो एक ऐसा बिंदु प्राप्त होगा जहां कोई बल रेखा नहीं होगी, जिसे नाम दिया जाएगा उदासीन बिंदु। इसे स्पष्ट है कि ये विरोध कर रहे हैं, मतलब प्रतिकर्षण बल लग रहा है। लिखिए, सजातीय आवेशों के मध्य, सजातीय आवेशों के मध्य विद्युत बल रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं। सजातीय आवेशों के मध्य विद्युत बल रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं। सजातीय आवेशों के मध्य विद्युत बल रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं। इनके मध्य मतलब सजातीय आवेशों के मध्य, इनके मध्य एक ऐसा बिंदु प्राप्त होता है, इनके मध्य एक ऐसा बिंदु प्राप्त होता है, इनके मध्य एक ऐसा बिंदु प्राप्त होता है जहां कोई बल रेखा उपस्थित नहीं होती। इनके मध्य एक ऐसा बिंदु प्राप्त होता है जहां कोई भी बल रेखा उपस्थित नहीं होती, जिसे उदासीन बिंदु कहते हैं। इनके मध्य एक ऐसा बिंदु प्राप्त होता है जहां कोई भी बल रेखा उपस्थित नहीं होती, उसे उदासीन बिंदु कहते हैं। ठीक है, चलो तो भैया देखो ये डायग्राम बनाना है ना। इसी के साथ में आपके इस चैप्टर की थ्योरी यहाँ समाप्त होती है। चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी खत्म हो चुकी है। अगले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस करेंगे। तो जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है, पहले तो वो बुक खरीद ले, क्योंकि बुक के क्वेश्चन मैं बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, सीधे आंसर बोलने वाला हूँ ना। तो अगला लेक्चर पढ़ने से पहले आप आज तक के पूरे लेक्चर एक साथ कंप्लीट कर लें, तभी आपको क्वेश्चन करने में कुछ इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, और बाकी अपनी पढ़ाई को नियमित बनाए रखें। ठीक है, यहाँ आज के लिए इन तक, बाकी कल के लेक्चर में।